नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य जो मूलतः दोहों में रचित है और इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयां जोड़कर और इसको विस्तार दिया था। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का बहुत ही रोचक, मार्मिक और सुंदर चित्रण किया गया है। ढोला मारू की कथा राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक गाथा है और इस लोक गाथा की लोकप्रियता का अनुमान निम्नलिखित दोहे से लगाया जा सकता है जो राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। ये दोहा है, सोरठियो दूहो भलो भली मरवड़ी बात, जोबन छाई थण भली तारा छाई रात। और ये कथा कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई थी 11वीं शताब्दी में और बाद में कुशल राय वाचक ने इसमें कुछ चौपाइयां जोड़कर इसको विस्तार दिया। मूलतः यह दोहा छंद में लिखा गया था। इसकी जो मूल राजस्थानी कथा है वह आपके सामने है कि पुंगल देश का राजा अपने यहाँ अकाल पड़ने पर नरवर के राज्य पर चला जाता है और यहाँ वह अपनी बेटी मारू का विवाह नरमर के राजकुमार ढोला से करता है। और उस समय ढोला की आयु 3 वर्ष और मारू की 1.5 वर्ष थी। जब सुकाल होता है उनके राज्य में तो पुंगल का पूरा परिवार अपने महल लौट जाता है और कई साल बीत जाते हैं। ढोला बचपन की विवाह को विस्मृत कर चुका होता है, भूल चुका होता है और अब वह युवा हो गया है, युवक हो गया है और उसका दूसरा विवाह मालवड़ी नाम की स्त्री से कर दिया जाता है। मालवड़ी को अपनी सौतन मारू और उसकी सुंदरता का किस्सा मालूम होता है। वह जान लेती है कि उसकी एक पूर्व पत्नी भी है और वह बहुत अद्वितीय सुंदरी है। इसीलिए मालवड़ी पुंगल से आया हुआ कोई भी संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने देती है। मारवड़ी अपने पिता को जब बताती है कि ढोला जो उसका ढोला जो उनका पति है और उनके बारे में जब वह विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात कर लेती हैं कि ढोला अब युवा हो गए हैं, बहुत सुंदर हैं और वह भी मारवड़ी को बहुत याद करते हैं, तब वह अपने पिता को संदेशा भिजवाने की बात कहती है और मारवड़ी के कहने पर उनके पिता के द्वारा बहुत सारे संदेश ढोला तक पहुंचाए जाते हैं, परंतु मालवड़ी एक भी संदेश को ढोला तक नहीं पहुंचने देती है। वह अपने गुप्तचरों को इस तरीके से नियुक्त करती है कि कोई भी संदेश, कोई भी व्यक्ति जो है वो ढोला तक नहीं पहुंच पाता। बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी वह असफल होती है। कौन? मालवड़ी। और उधर मारू एक रात स्वप्न में ढोला को देखती है। उसके बाद उसका जो चित्त है वो बेचैन हो जाता है और उसे अब ढोला की याद सताने लगती है। मारू की यह हालत देखकर पुंगल का राजा एक चतुर गायक को, जिसे हम ढांडी कहते हैं, जो कि बहुत ही चतुर भी होते हैं और बहुत ही अच्छा गायन भी करते हैं, तो वह ढांडियों का एक समूह वहां भेजते हैं नरवर ढोला के पास, ताकि वह जाकर के उनकी पुत्री मारवड़ी का जो विरह संदेश है वह उन तक पहुंचा सके। तो गायक
डांडियों के द्वारा मारू का संदेश ढोला तक वह किसी भी तरीके से गुप्तचरों से मिलके और बाहर किसी व्यक्ति से सांठ गांठ करके और इस तरीके से वह ढोला तक मारू का संदेश पहुंचा देते हैं। और उनके गीतों में पुंगल और मारू का नाम सुनते ही ढोला को अपने पहले विवाह की याद आ जाती है और ढोला मारू से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो उठता है, मगर मालवड़ी उसे किसी न किसी बहाने से रोकती रहती है। कोई ना कोई ऋतु का बहाना बना लेती है हर बार कि इस बार ग्रीष्म ऋतु है, इस बार वर्षा ऋतु है, इस बार शीत ऋतु है, और वह ढोला को जाने नहीं देती है। एक दिन ढोला मारू से मिलने बहुत ही तीव्र गति के ऊंट पर सवार होकर के निकल ही पड़ता है। अब उससे नहीं रहा जाता और वह अपने महल से निकल जाता है। मारू ढोला को से जब मिलता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके चेहरे खिल जाते हैं और उनका जो विरह था वो खत्म होने लगता है, ऐसा उनको प्रतीत होता है। जब वह मारू को लेकर नरवर के लिए लौटता है तो रास्ते में खलनायक उमरा सुमरा मारू को छीनने की, उसको ढोला से अलग करने की चाल चलते हैं और उमर सुमरा घोड़े पर बैठकर उनका पीछा करते हैं, ढोला और मारवाड़ी का। लेकिन हवा की रफ्तार से भी तेज जो ढोला का ऊंट है वो दौड़ता है और उनके हाथ आने वाला नहीं होता है और नरवर लौटकर वह ये सोचता है ढोला कि एक बार किसी भी तरीके से वह मारवाड़ी को अपने साथ लेकर के और मालवड़ी के पास चला जाए तो फिर वह मालवड़ी को, उसकी द्वितीय जो पत्नी है, उसे भी वह मना लेगा। तो इस प्रकार अपने प्रेम के लिए और अपनी पत्नी को लेने के लिए किस प्रकार ढोला जो है वह सारी बाधाओं को पार करते हुए आखिरकार मारवाड़ी तक पहुंच जाते हैं और मारवाड़ी को लेकर के वह अपने महल में लौटते हैं। तो अंततः ढोला मारू के साथ मालवड़ी भी खुशी खुशी रहने लगती है। तो इस कहानी के अनुसार नरवर के राजा नल के पुत्र साल कुमार का विवाह महज 3 साल की उम्र में बीकानेर स्थित पुंगल क्षेत्र के पवार राजा पिंगल की पुत्री से हुआ। चूंकि ये आप भली भांति जानते हैं कि ये बाल विवाह था और उस समय उसका गौना करना संभव नहीं था क्योंकि उनकी आयु बहुत कम थी। तो जब राजकुमार वयस्क हुआ तो उसकी दूसरी शादी कर दी गई क्योंकि वह अपनी जो अकाल वाली बात थी और उस समय बहुत साल हो गए थे उन बातों को, तो वह पूर्व विवाह को लगभग भूल चुका था, उनके परिवार वाले भी भूल चुके थे। परंतु उधर जो राजकुमारी थी मारवाड़ी, उसको अपने गौने का इंतजार था। बड़ी होकर वह राजकुमारी अति सुंदरी और आकर्षक बन गई और उसके सुंदरता के चर्चे जो थे वो बहुत होने लगे। पूरे नगर में और नगर के बाहर भी राजकुमारी मारवाड़ी के सुंदरता के चर्चे होने लगे। राजा पिंगल ने अपनी पुत्री को नरवर भेजने के लिए, पुनः अपने पति के पास भेजने के लिए कई संदेश भेजे, लेकिन राजकुमार ढोला की दूसरी पत्नी उस देश से आने वाले हर संदेश वाहक की हत्या करवा देती थी। उसको सौतिया डाहा था, वह नहीं चाहती थी कि उसकी सौतना यहाँ आए और उसे अपने प्रेम को, अपने पति को बांटना पड़े, जो कि कोई भी भारतीय नारी नहीं चाहती है। राजकुमार अपने बचपन की शादी को पूरी तरीके से भूल चुका था, लेकिन दूसरी रानी इस बात को जानती थी और उसे इस बात का डर था कि राजकुमार को सब याद आते ही वह दूसरी रानी को छोड़ करके
चले जाएंगे, क्योंकि उनकी जो पहली रानी है, पहली जो पत्नी है, वो बहुत ही खूबसूरत है, सुशील है और बुद्धिमान भी है। तो इसी डर और इसी भय के कारण वह हर गुप्तचर अपने गुप्तचरों को उन्होंने इस तरीके से ये कहकर समझाया कि कोई भी संदेश अगर उस पिंगल देश से आता है, पिंगल राज्य से आता है, तो वो ढोला तक नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे संदेश हो चाहे कोई भी वहां का व्यक्ति हो। तो पहली रानी इस बात से अनजान राजकुमार को सदैव याद किया करती थी और उसकी इसी दशा को देखकर पिता ने इस बार चतुर ढोली को, ढांडियों को नरवर भेजा। जब ढोली नरवर के लिए रवाना हुए तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और उसे समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर उन्हें गाकर सुनाना है। उसमें वही विरह की तड़प होनी चाहिए, वही उतना दुख, उतनी पीड़ा के साथ तुम्हें उसे गाना है। वो मारूर जो राग है जिसमें उसने दोहे बनाकर दिए, जिसमें उसकी जो पीड़ा थी, उसका जो विरह था, वो झलक रहा था। तो ऐसा ही गायन तुम्हें वहां जाकर करना है। चतुर ढांडियों ने एक याचक बनकर नरवर के महल में प्रवेश किया और रात में जब रिमझिम बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, तब उन्होंने ऊंची आवाज में मल्हार राग में गाना शुरू कर दिया। और मल्हार राग का मधुर संगीत जब राजकुमार के कानों में गूंजने लगा, ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी का पूरा संदेश सुना दिया। और गीत में जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नाम सुना, उसे अपने पूर्व विवाह का स्मरण हो आता है और तब उसकी राजकुमारी की खूबसूरती, उसके सौंदर्य और उसकी वियोग के बारे में वो जो चारण थे, वो जो ढोली थे, उन्होंने उन दोहों के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती के साथ सब कुछ कह दिया। उन्होंने राजकुमारी के चेहरे की चमक को सूर्य के प्रकाश की तरह बताया और उसको झीणे कपड़ों में से शरीर उसका ऐसे चमक रहा था जैसे कि मानो स्वर्ण हो। उस इतना गौर वर्ण बताया मारवाड़ी को। उसकी चाल मोरनी के जैसी, हीरो के जैसे उसके सुंदर सफेद दांत, गुलाबी सरीखे उसके होठ और बहुत सी गुणों की खान, क्षमाशील नम्र स्वभाव की और कोमल मारवाड़ी के सौंदर्य की उन्होंने अपने गायन के द्वारा अद्भुत प्रशंसा की। उसका मन और तन दोनों ही उन्होंने श्रेष्ठ बताया और बताया ही क्या कि मारवाड़ी मन और तन दोनों से ही बहुत श्रेष्ठ थी। लेकिन उसका साजन तो जैसे उसे भूल ही गया और लेने नहीं आता। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद राजकुमार ढोला ने सुबह उन ढांडियों को अपने पास बुलाया और उनसे राजकुमारी का पूरा संदेश सुना। ये भी हमने कहीं पढ़ा है कि राजकुमार ढोला ने इन ढांडियों को किसी और, अपने महल के बाहर किसी और व्यक्ति के यहाँ चुपचाप गुप्त रूप से रखा ताकि मालवड़ी को इन ढांडियों का पता न चले, नहीं तो वो किसी भी सूरत में उन तक पहुंच जाती और उन्हें भी मरवा देती। तो आखिर इन सब संदेश को सुनने के बाद सालकुमार ने अर्थात ढोला ने अपनी पहली पत्नी को लाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवड़ी ने फिर उसके सामने बहुत सारी बाधाएं उपस्थित की। ढोला ने कई बहाने बनाए पुंगल जाने के लिए, पर हर बार मालवड़ी उसे किसी ना किसी तरह से रोक देती थी। परंतु अपने प्रियतमा से मिलने के लिए ढोला निकल जाते हैं और वह कई दिनों के बाद जब पुंगल पहुंचते हैं तब उनकी वहां बहुत आवभगत होती है और मारे खुशी के मारवाड़ी उन्हें देखकर झूम उठती है। और इसी प्रकार वहां
कई दिन बिताने के बाद वह वापस अपने नरवर राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं, वहां से विदा लेते हैं। लेकिन वापस लौटते समय भी उनके सामने कई बाधाएं उपस्थित होती हैं। जैसा कि अभी आपको पहले भी बताया मैंने कि उमरा सुमरा जैसे खलनायक भी उनके मार्ग में उपस्थित होते हैं। रास्ते में राजकुमारी को सर्पदंश भी हो जाता है, सांप उन्हें काट लेता है, पर शिव और पार्वती ने आकर उसको जीवन दान दे दिया था। और इस प्रकार सारे बाधाओं को पार करते हुए, सारे जोखिमों को उठा करके वह अपनी पत्नी को लेकर के और नरवर देश में पहुंच जाते हैं। राजकुमारी को ऊंट पर बिठा लेते हैं और उसके बाद वह अपने देश के लिए रवाना हो जाते हैं। तो ये सारी जो कथा है, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रेम के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करके आखिरकार अपनी पत्नी को लेकर के वह और वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन बीच बीच में जब मारू को के देश से आया ढोली बहुत चतुर था, उसे उमरा सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान का आभास भी हो गया था, तो ढोली ने चुपके से इस सारे षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता भी दिया था। तो राजकुमारी भी रेगिस्तान की बेटी थी, उसने भी ऊंट को एड़ी मारी, जिससे कि ऊंट इतनी तेजी से भागने लगा कि अब तो वह किसी के रोकने से भी नहीं रुकेगा। तो ऊंट को रोकने के लिए राजकुमार दौड़ने लगा और जैसे ही राजकुमार उसके पास आया, मारवाड़ी ने कहा कि धोखा है, हमें धोखा दिया जा रहा है, जल्दी से आप ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहते हैं। और इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवर पहुंचकर ही दम लिया। तो इस प्रकार मालवड़ी का जो षड्यंत्र था वो यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ। यहाँ राजकुमारी का स्वागत और सत्कार किया गया और वह यहाँ पर रानी बनकर राज करने लगी। तो इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला और मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक उनके नाम व प्रेम का गुणगान किया जाता है। तो ये थी हमारी राजस्थान की लोक प्रसिद्ध लोक गाथा ढोला मारूरा दूहा, जो कि एक लोक भाषा काव्य है और दोहों के अंतर्गत रचा गया है। बाद में इसमें कुछ चौपाइयां भी जोड़ दी गई थी। ये ढोला मारूरा दूहा। धन्यवाद।